तो कैसे ओबेसिटी जो है वो कैंसर का रिस्क भी बढ़ा रही है, इसकी भी थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी समझाने की आप कोशिश करें तो। इसकी पैथोफिजियोलॉजी या इसकी जो अभी है अननोन है, इतनी क्लियर नहीं है, बट इतना ही देखा गया कि ओबेसिटी एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट है। ओके। सो प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट में कहीं ना कहीं जेनेटिक म्यूटेशन या अपना डीएनए चेंजेस हो जाती हैं। सो उसकी वजह से देखा गया कि कुछ कैंसर्स में रिस्क होता है, और कहीं कहीं ना इसमें डिटेक्शन भी लेट होती है। डिटेक्शन तो आपने बता ही दिया कि सो प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेज ही मोस्टली इसमें एज ए इन्वॉल्व किया गया है कि एज ए कॉज ऑफ कैंसर। ओके ओके सर, जैसे मतलब कई बार लोग बोलते हैं यार मैं तो डाइटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। कोई बोलते हैं यार मैं तो कुछ भी खाता हूँ तो मैं तो मोटा, मेरा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो जितना मर्जी खाए जाऊँ मेरा वेट नहीं बढ़ता। तो जैसे ओबेसिटी को मैनेजमेंट के लिए क्या क्या रास्ते हैं, किस लेवल तक, किस चीज के, जैसे डाइट के साथ किस और एक्सरसाइज के साथ किस लेवल तक हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, और क्या इसकी कुछ मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं? जैसे आजकल हम बहुत कुछ देख रहे हैं इंटरनेट पे, ये कैप्सूल खाओ, ये खाओ, फैट बर्निंग खाओ, इंजेक्शन लगवा लो, और फिर आजकल सर्जरीज भी बहुत अवेलेबल है। तो स्टेजेस में आप थोड़ा बताइए कि किस लेवल ऑफ ओबेसिटी तक कौन से लेवल ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव है। तो पहले आपके सवाल पे आता हूँ। आपने बोला कि किसी को बहुत खाने पे भी वेट नहीं चढ़ता, और कोई कुछ भी नहीं खाता, कहता हवा भी खा रहा हूँ तो वेट बढ़ता जा रहा है। हाँ। तो इट कम्स बैक टू बेसल मेटाबॉलिक रेट। कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। कोई आधे दिन में 8,000 कदम चल रहा है, कोई 2,000 भी नहीं चल रहा। और अब खाने में माइंडफुल ईटिंग बोलते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। ठीक है, कोई कुछ भी खा रहा है, बाहर जाके जंक फूड सब कुछ खा रहा है, चाहे वॉक भी कर रहा है। सो एक तो जेनेटिक कंपोनेंट आ गया। तो मोटापा भी लाइफस्टाइल के साथ साथ, जैसे डायबिटीज़ या ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो मोटापा भी इसके साथ साथ डायबिटीज़ के इनके साथ, इन बीमारियों के साथ साथ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो है ही है, इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हुई है। तो जेनेटिक कंपोनेंट है, तो अगर आपके जीन्स वैसे हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा खाएं, आपका बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR अच्छा है तो आप डाइजेस्ट करते जाएंगे और आपकी बॉडी यूटिलाइज करेगी, कैलोरीज बर्न करेगी, और आप वेट पुट ऑन नहीं करेंगे। बट कुछ लोगों में, खासकर लेडीज़ में ऐसा देखा गया, हार्मोनल चेंजेस बड़ी जल्दी आती हैं। दे गो थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली। जब उनकी प्यूबर्टल एज होती है तब अलग से अमीनार की ये सब चीज़ें आती हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान वो फिर चेंजेस आती हैं। उसके बाद फिर मीनोपॉज आता है 40s में। तो हार्मोनल चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा आने की वजह से वेट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। हिप्स में ज़्यादा वेट डिपोजिशन हो जाता है, या थाइस में ज़्यादा रहता है। तो इसे हम गायनिकॉइड टाइप ऑफ ओबेसिटी बोलते हैं। मेल्स में मोस्टली एंड्रॉइड या सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा होती है। सो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। तो ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं, कुछ लेवल तक तो इसमें इमीडिएटली कंट्रोल कर सकते हैं आप एक्सरसाइज से या डाइट से। और डाइट या एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। इफ इट ओबेसिटी इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर विद सम जेनेटिक कंपोनेंट, तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फर्स्ट स्टेप है इसको करने का। अगर आप ओवरवेट हैं या इवन क्लास 1 ओबेसिटी, ओवरवेट मानी कि आपका BMI 30 तक आता है या इवन 35 तक भी, अगर क्लास 1 ओबेसिटी और आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, यहाँ हम इसको बोलते हैं ओबेसिटी रिलेटेड डिजीजेस, जैसे डायबिटीज नहीं है, कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं, कार्डिक नहीं है, वैसे सब स्लीप एपनिया नहीं है। स्लीप एपनिया आप सीधा समझ लो कि स्नोरिंग, बड़ी एक्सेसिव स्नोरिंग कर रहे हैं तो कराटे बजना। अगर आपको है तो इसका मतलब वैसे हो सकता है, और आप मोटे भी हैं तो इसकी वैल्यूएशन करवा सकते हैं, जिसके लिए स्लीप स्टडी होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिफाई कर देती है उसको। तो अगर तो आपको क्लास 1 ओबेसिटी है अप टू, और कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई इश्यूज नहीं है, तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ मेडिसिन आती हैं, कुछ इंजेक्शंस इंडिया में अवेलेबल हो गए जो पहले इंडिया के बाहर ही अवेलेबल थे। तो उससे आप जो आपको रफली 5 से 10% या 15% तक वेट कम करना वो कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपकी डाइटिंग आ गई। आप एक लो कैलोरी डाइट पे आ सकते हैं अपने डाइटिशियन से मिलके, और उसको रिलीजियसली फॉलो करना। आई यूज दिस वर्ड कि रिलीजियसली बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने चीट किया तो वो अपनी बॉडी से चीट कर रहे हैं, सो वो आपको उसके रिजल्ट नहीं दिखेंगे। सो सेकंड चीज़ है, उसमें आप मेडिसिन कुछ ऐड कर सकते हैं, और एक्सरसाइज वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज तो आप जिम करके अपने ट्रेनर के अंडर प्रॉपर सुपरविजन में, वेट के डिपेंडेंट। अगर आपका वेट बहुत ही ज़्यादा 40 BMI से ऊपर है, बड़ी हैवी एक्सरसाइज करेंगे, हमने नोटिस किया स्लिप डिस्क हो जाती है, पेशेंट बेड रिडन हो जाते हैं, एंड दे इवेंचुअली समटाइम्स एंडेड अप लाइफ लॉन्ग एकदम वो बेड रिडन रह जाते हैं। तो बहुत हैवी वेट पे भी बहुत हैवी एक्सरसाइज करना जरूरी है। ग्रेजुअली स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइजेस। यू कैन स्टार्ट विद ब्रिस्क वॉकिंग, ट्रेडमिल कर लिया, धीरे धीरे साइकिलिंग पे है। हैवी वेट तो बिल्कुल ना उठाएं स्टार्टिंग में। वंस यू स्टार्ट लूजिंग वेट, आपकी डाइट अच्छी है, आपकी एक्सरसाइज अच्छी है, सो देन आप धीरे धीरे उसको स्टेप अप कर सकते हैं। बट उससे भी ज़्यादा अगर आपका वेट है, मान लो BMI 35 है, क्लास 2 ओबेसिटी में बोलते हैं 40 के आसपास है, बट आप सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो साथ में आप मेडिसिन कुछ ऐड कर लेते हैं। उसमें टैबलेट्स आती हैं, जैसे आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं।
थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और कुछ इंजेक्शंस हैं जैसे कि GLP-1 एनालॉग्स बोलते हैं, ये इंजेक्शंस इंसुलिन की तरह काम करते हैं बॉडी में। तो इंडिया में इनकी रिकमेंडेशन है कि उन्हीं को लेना चाहिए जो डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ जैसी है, उन्हीं को लेना चाहिए और अंडर सुपरविजन लेना चाहिए, कि उससे शुगर लेवल कम हो सकती है। और अगर आप ले भी रहे हैं, इंडिया में अभी वो इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं है, हो जाएंगे कुछ टाइम में, जहाँ आप ये खाली ओबेसिटी के लिए ले सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आपको ओबेसिटी ज़्यादा है तो फिर सर्जरी ऑप्शन आता है, और सर्जरी में मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, और ये अमृतसर में अवेलेबल हैं जो पहले नहीं थे। अब इस पर थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। आपने कुछ मेडिसिन के बारे में बोला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेडिसिन कौन प्रिस्क्राइब कर सकता है? कैटेगरी आपने बताई था कि इस लेवल के बंदों को मेडिसिन भी ले लेनी चाहिए, और जो वो मेडिसिन है वो कौन सी मेडिसिन हैं और वो कैसे असर करती हैं? मतलब डू दे बर्न द फैट या BMR को अफेक्ट कर रही हैं? उसके बारे में पहले सिर्फ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, फिर इंजेक्शंस के बारे में, सर्जरी। मेडिसिन के नाम ही लेता हूँ। सीमाग्लूटाइड है, और अमेरिकन 2 कंपनीज हैं वही बनाती हैं। एक सीमाग्लूटाइड है, एक टिरज़ेपेटाइड है। दोनों सॉल्ट हैं और बड़े फेमसली अवेलेबल हैं। ओज़ेम्पिक नाम का इंजेक्शन आता है और दूसरा मोंजोरो नाम का इंजेक्शन आता है, और वीकली यूजुअली आपको 5 या 7 डेज में इंजेक्शन लेना होता है। कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा, इनकी मंथली कॉस्ट कई बार इवन 10, 20, 40, 50 हज़ार रुपये भी चली जाती है। अच्छा। हाँ, अगर इजीली अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं से ब्लैक मार्केट भी वो करते हैं। सो इंजेक्शंस अफेक्ट करते हैं, या इनको कहते हैं GLP-1 एनालॉग्स। GLP इज ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 एनालॉग, या GIP एनालॉग, दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन। तो ये हार्मोन नॉर्मली बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट मोटापे की वजह से ये हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, फैट ज़्यादा होता है तो इनका रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये मेडिसिन इन हार्मोन्स को जस्ट बाहर से सप्लीमेंट करने वाली बात है, कि जैसे आप इंसुलिन ले रहे हैं, सो ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, और इस हार्मोन की प्रोडक्शन से जब आपका फैट भी थोड़ा बर्न होता है, बट मेन इंपॉर्टेंट है आपकी सेटाइटी अर्ली आती है। सो आपका एपेटाइट सप्रेस करते हैं। ओके। अब दूसरे लोग बोलेंगे हम तो ऐसे भी नहीं खाते, बट मल्टी मोडल एक्शन होता है, और ये इंसुलिन और ग्लूकागोन 2 नामक हार्मोन है जो उन पे एक्ट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में आप समझ लो कि फैट थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ आपकी एपेटाइट कम होने से आपकी इनटेक कम हो जाता है। सो उसके बाद जब आपका वेट कम होता है, बट एक चीज़ है कि इसकी जो सेफ्टी एंड ड्रग्स की अभी तक सिर्फ मैक्सिमम 72 वीक्स, रफली आप समझ लो 1.5 साल, उससे ज़्यादा इसकी सेफ्टी नहीं देखी गई है। इनफैक्ट कुछ एनिमल मॉडल्स में, एनिमल मॉडल्स में देखा कि लॉन्ग टर्म यूज से थायराइड के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है इन मेडिसिन से। ओके। सो ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल मॉडल्स में देखा, ह्यूमंस में नहीं देखा गया, क्योंकि इतनी लॉन्ग टर्म अभी तक दी नहीं गई। हाँ, तो सेफ्टी मॉडल भी देखना पड़ेगा, और काफ़ी लोग इसको टॉलरेट भी नहीं कर पाते। तो मेरे पास रिसेंटली एक पेशेंट आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने 3 साल तक ओज़ेम्पिक और पिछले 8 महीने से मोंजोरो, दोनों इंजेक्शन पे थे, ट्राई कर लिए। वेट इनिशियली लूज हुआ, डायबिटीज़ भी थी उनको 4-5 साल से, और अब ऐसी कंडीशन थी पिछले 6 महीने से, ना ही वेट कंट्रोल हो रहा है, ना ही डायबिटीज़। HbA1c जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, जो नॉर्मली 6, 6.5 होना चाहिए, उनका 11 था। हमारे पास सर्जरी के लिए आए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस सर्जरी की वेटिंग लिस्ट 1 साल है। सोचो यूरोप या बाहर वाली कंट्रीज में कितनी ऑफनली ये सर्जरी परफॉर्म हो रही है कि वेटिंग लिस्ट 1 साल की है। तो आपको 1 साल वेट करना था, एंड शी वाज यंग, वो वेट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने सर्च किया और यहाँ आके सर्जरी करवाई। इसका मतलब जो भी आपने मेडिसिन और इंजेक्शंस बोला है, ये लोग ट्राई मतलब अभी चल तो रहे हैं, लेकिन इनकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी पे भी क्वेश्चन मार्क है। तो इन शॉर्ट ये फेज 4 ट्रायल कहते हैं, उस पे चल रहा है। 4 ट्रायल बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सेफ्टी या मार्केट में जब जनरल पॉपुलेशन में देखते हैं, तो बड़ी बार हमें सुना होगा कि वो ड्रग विड्रॉ हो गया मार्केट से। तो ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई ड्रग विड्रॉ हो जाए, और ऐसे पुराने ड्रग्स पहले भी आए हैं जो विड्रॉ हो चुके हैं मार्केट से, इसके बारे में तो उनकी सेफ्टी जब नहीं देखी गई। और सबसे बड़ी बात आपकी, मैंने बोला क्लास 1 ओबेसिटी तक ही ये रिकमेंडेड है, जहाँ आपको सिर्फ 10 से 15% वेट कम करके आप नॉर्मल ओवर वेट कैटेगरी में आ जाओगे या नॉर्मल वेट में आ जाओगे, तो वहाँ ये काम करेंगे। अगर आपकी सीवियर ओबेसिटी है, क्लास 3 ओबेसिटी है, या फिर क्लास 2 ओबेसिटी, क्लास 2 मतलब 35 से ऊपर BMI, और उसके साथ आपको कोई ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज बोलते हैं आजकल इसे, जिसमें डायबिटीज आ गई, या फिर हाइपरटेंशन, या इस तरह की कोरोनरी डिजीज आ गई, या फिर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो इनमें से एक भी अगर है तो आप क्वालिफाई करते हो, और आप रिकमेंडेड है कि आप सर्जरी करवाएं। सर्जरी इज मोर इफेक्टिव, क्योंकि आपका 30 to 40% आपको वेट लूज करना है, 15-20% से आपका काम। और अगर 10-15% करना तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही कर लो ना। व्हाई टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ मेडिसिन। और एक चीज और भी देखी गई है कि वेट रेसिडिविज्म या वेट रीगेन,
रिलैप्स हो गया। रिलैप्स, आपने जब तक डाइटिंग की, जब तक आपने इंजेक्शंस या टैबलेट्स लिए, वेट कम होता जाएगा और एक टाइम पे आके रुक भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 40 किलो कम करना तो आप 40 किलो ही कम कर लोगे, आप 15-20 किलो कम करके वहाँ पे रुक जाओगे, उसके बाद ये मेडिसिन काम करना बंद कर जाती है। सो उसके बाद आपको ज़रूरत है और वेट लूज़ करने की। और जैसे आपने ये चीज़ें छोड़ दी, आपने चीट करना शुरू कर दिया अपनी डाइट पे या एक्सरसाइज पे, तो वापस उस पर वेट उससे ज़्यादा भी हो जाएगा। क्योंकि एक थर्मोसेट पॉइंट होता है जिसपे आपका वेट बॉडी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपकी बॉडी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो वैसे ही आपका वेट भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है आपकी बॉडी सेल्स। जैसे फैट हार्मोन्स हैं, फैट सेल्स हैं, और कोशिश करती है कि आपने कम किया तो जैसे ही आप थोड़ा भी लीनियंट हुए, वापस वेट उस पर चला जाएगा। तो इसका मतलब सर्जरी इज अ बेटर वे देन गोइंग फॉर द मेडिकेशन। यस, बट फॉर क्लास 2 ओबेसिटी, क्लास 2 और क्लास 3, हाँ, विद कोमॉर्बिडिटीज, और क्लास 3 ओबेसिटी विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटीज, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट वेट बहुत ज़्यादा है, तो वेट 30 से 40% कम करना है आपको। जैसे 120 किलो है, आपको 80-70s में आना है, तो उसमें और सस्टेन्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि सर्जरी में कुछ ऐसी चेंजेस करते हैं जिसमें सस्टेन्ड वेट लॉस होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में अब वो इरिवर्सिबल चेंज हो गई। जैसे स्टमक का साइज छोटा हो गया, या गैस्ट्रिक बाईपास करके इंटेस्टाइन ऑफ स्टमक के साथ जल्दी खाना इंटेस्टाइन में चला जाएगा, तो हमने एक सेगमेंट बाईपास कर दिया। तो उसका फ़ायदा ये है कि आप वो इरिवर्सिबल है, उसको वापस नहीं करने को आप कर सकते हैं, उसके लिए सर्जरी चाहिए। आप मेडिसिन बंद कर दी, आप इरिवर्सिबल हो गया, आपने मेडिसिन बंद कर दी, तो आपका वापस रिवर्सिबल चीज़ें आ जाएंगी। बट सर्जरी आप जाओगे वापस करवाने तो तभी रिवर्स होगी वो, अदरवाइज वो इरिवर्सिबल है। तो उस इरिवर्सिबल चेंज से आपको एक सस्टेन्ड इफेक्ट मिलता रहेगा लाइफ लॉन्ग। अगर आपने 30 में सर्जरी कराई, वो सर्जरी आपको 60-70 की उम्र में भी सर्व करेगी, तो आपको इन मेडिकेशन, इन ड्रग्स से बच सकते हैं आप।